नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विद्या गुरु और इस वीडियो में आपके लिए जनवरी के लास्ट वीक में जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए हैं जो कि लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2025 में बने हुए क्वेश्चंस हैं, उन सभी को कवर किया गया है। इसमें नेशनल, इंटरनेशनल, अपॉइंटमेंट सभी करंट अफेयर्स के टॉपिक को कवर किया गया है। आपके एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर दिखेंगे। यहाँ पर किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अंदर डिस्कस किए जाएंगे आप यहाँ बाहर देख सकते हैं। जैसे कि अभी रिपब्लिक डे ऑर्गेनाइज हुआ 26 जनवरी को। रिपब्लिक डे के अवसर पर भारत ने चीफ गेस्ट के रूप में किन को बुलाया, उनकी चर्चा की जाएगी। साथ साथ पहला इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहाँ पर ऑर्गेनाइज हुई, इसकी बात होगी। और 45वें नंबर के प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के कौन बने हैं, नाम पता ही होगा, लेकिन कौन बने हैं और क्या महत्व है उनके बनने का, और साथ साथ वो कितने साल तक के लिए रहेंगे, टर्म कितनी बार यूएस के प्रेसिडेंट आप बन सकते हैं, सभी स्टैटिक पॉइंट्स को यहाँ पर मैं चर्चा कर लूँगा। इंडिया के इस समय पर टॉप चेस प्लेयर कौन बन चुके हैं फिडे की रैंकिंग के अनुसार। और खेलो इंडिया का जो गेम ऑर्गेनाइज 2018 से हो रहा है उसका विंटर सेशन भी होता है, एक समर सेशन, एक विंटर सेशन। तो विंटर गेम्स कहाँ पर ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस अभी रिसेंटली में बॉम्बे हाई कोर्ट के और दिल्ली हाई कोर्ट के बने हैं, इनकी बात करेंगे। और लास्ट में इम्पॉर्टेंट डेज को तो हम कवर करते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो आपको अच्छी लगे तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि रिपब्लिक डे अभी रिसेंटली में ऑर्गेनाइज हुआ और इसमें भारत ने किसको चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया। तो भारत ने चीफ गेस्ट के रूप में प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया था। प्रबोवो सुबियांतो ये इंडोनेशिया के इस समय पर प्रेसिडेंट है और इनको 75 ईयर कंप्लीट होने के अवसर में जो हम 76 नंबर का रिपब्लिक डे ऑब्जर्व कर रहे थे उसके समय पर भारत ने अपने डिप्लोमेट रिलेशनशिप इंडोनेशिया के साथ बेहतर करते हुए उनके प्रेसिडेंट को अपने रिपब्लिक डे जो परेड होती है उसमें चीफ गेस्ट के रूप में इनको बुलाया है और इन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट भी किया है। भारत ने इसे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया था। ये रिपब्लिक डे मतलब गणतंत्र दिवस, ये हम भारत को रिपब्लिक या गणतंत्र क्यों कहते हैं, क्योंकि उन सभी देशों को रिपब्लिक या गणतंत्र हम कह सकते हैं जिनके जो देश के हेड ऑफ कंट्री हैं। इस समय पर भारत के हेड ऑफ कंट्री प्रेसिडेंट होते हैं। तो जो हेड ऑफ कंट्री हैं अगर वो सिलेक्ट होते हैं, मतलब उनका चुनाव होता है, तो फिर हम उस देश को गणतंत्र या रिपब्लिक कह सकते हैं। चाहे जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। जैसे यूएस को भी हम रिपब्लिक कह सकते हैं, भारत को भी हम रिपब्लिक कह सकते हैं, लेकिन यूके को हम रिपब्लिक नहीं कह सकते क्योंकि यूके का जो हेड है, जो कंट्री का हेड है, वो चुना नहीं जाता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी बनते हैं। जैसे कि वहाँ के किंग वो चुने नहीं जाते, तो उसको हम रिपब्लिक नहीं कह सकते लेकिन इंडिपेंडेंट देश कह सकते हैं। भारत को हम इंडिपेंडेंट देश भी कह सकते हैं और रिपब्लिक भी कह सकते हैं। यूएस को भी हम रिपब्लिक कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये माइनर सा डिफरेंस है, बस आपको मालूम होना चाहिए। अब ये पूरा ये जो डेफिनेशन है आपने जब आप छोटे रहे होंगे किताबों में पढ़ी होगी कि भारत में रिपब्लिक डे क्यों मनाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ये डेफिनेशन भी सही है, लेकिन साथ साथ इसमें एक बात और इंक्लूड कीजिए कि भारत के इसी दिन से राष्ट्रपति भी बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसीलिए भारत को 26 जनवरी 1950 में रिपब्लिक डे के रूप में ऑब्जर्व करता है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मन्नान कम्युनिटी
एक ट्राइबल कम्युनिटी है। ये भी रिसेंटली चर्चाओं में क्यों रही? तो मन्नान कम्युनिटी अभी रिसेंटली चर्चाओं में इसलिए रही है कि अभी रिपब्लिक डे के अवसर पर जो परेड हुई दिल्ली में, उसमें यहाँ के जो ट्राइबल किंग हैं, इनका नाम रमन राजा मन्नान है, इन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया। और ये केरला की एक ट्राइबल कम्युनिटी है और इसी की वजह से, इनके जो किंग के पार्टिसिपेशन की वजह से ये चर्चाओं में आ गई। ध्यान रखिएगा, ये कम्युनिटी केरल की है। यहाँ पर एक राजा होते हैं, ट्राइबल राजा, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया जिसकी वजह से चर्चाओं में आई है। ठीक, चलिए। और ये हिंदुइज्म को फॉलो करती है ये ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी 47 नंबर के प्रेसिडेंट यूएसए के कौन बने हैं? तो 47 नंबर के प्रेसिडेंट ऑलरेडी चुनाव जीत चुके थे, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 47वें नंबर के प्रेसिडेंट बने। इससे पहले ये 45 नंबर के प्रेसिडेंट के रूप में भी अमेरिका में काम कर चुके थे, लेकिन बीच में जो बाइडन जी 46 नंबर के प्रेसिडेंट बने, अब ये दोबारा से 47 नंबर के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। अमेरिका में अगर आपको प्रेसिडेंट बनना है तो आप सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का अपने पूरे जीवन काल का अंतिम समय है जब ये प्रेसिडेंट बने हैं, उसके बाद अब ये दोबारा से नहीं बन सकते यूएस के प्रेसिडेंट। ध्यान रखिएगा, 4-4 साल का इनका अंतराल होता है, मतलब 4-4 साल तक ये प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यहाँ पर जो कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का वो 4 साल का होता है, जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ठीक, और 2 ही टर्म आप प्रेसिडेंट बन सकते हैं। ये बेसिक स्टैटिक पॉइंट है। यूएसए जिसकी कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। अगला, भारतीय क्रिकेट में अभी एक घरेलू ट्रॉफी होती है जिसका नाम विजय हजारे ट्रॉफी है। अभी इसका एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज हुआ 2024-25 में। इसको किसने जीत लिया? तो इसको जीत लिया है कर्नाटका की मेंस सीनियर क्रिकेट टीम ने। जो ये कर्नाटका की टीम है, इन्होंने विदर्भ को हरा दिया और विदर्भ को हराने के साथ साथ इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता। इसका फाइनल गुजरात के वडोदरा में ऑर्गेनाइज कराया गया था। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस कहां पर ऑर्गेनाइज कराया गया? तो पहली बार इंटरनेशनल ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस ये गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में 27 से लेकर 30 जनवरी तक ऑर्गेनाइज कराया गया है। इसका एम क्या है? जो रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, ओलंपिक से रिलेटेड वो स्टडी करते हैं और साथ साथ ये यहाँ पर डिस्कस इन्होंने किया कि हम किन किन नए गेम्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ओलंपिक की पॉपुलैरिटी हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, हम किस प्रकार से और दूसरी फील्ड की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं, क्या हमारे ऑर्गेनाइज करने में चैलेंजेस आते हैं उनको दूर कर सकते हैं। इस पर यहाँ पर डिस्कशन हुआ है और ये भारत के गुजरात राज्य के राजधानी गांधीनगर में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी किस कंट्री ने यहाँ मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में खो खो वर्ल्ड कप 2025 को जीत लिया? खो खो का जो वर्ल्ड कप है ये पहली बार ऑर्गेनाइज हो रहा है दुनिया में और ये भारत में ही ऑर्गेनाइज हुआ है और इसको चाहे मेंस कैटेगरी का हो चाहे वुमेन्स कैटेगरी का हो, दोनों के दोनों यहाँ पर भारत के द्वारा जीत लिए गए हैं। इसको नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है, वहाँ पर इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। मेंस टीम हो चाहे वुमेन्स, दोनों की दोनों टीम यहाँ पर इस टूर्नामेंट को जीत चुकी हैं। अब यहाँ अगर कैप्टन्स की बात करें तो यहाँ पर क्या भारतीय जो टीम जीती है उनके कैप्टन में प्रियंका इंगले, ये वुमेन्स टीम की कैप्टन, और कोच यहाँ के सुमित भाटिया थे। इनका नाम याद रख सकते हैं अगर याद रहे तो, लेकिन सिर्फ आपको ये याद जरूर रखना है कि भारत की टीम ने यहाँ पर जीत दर्ज की है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने अभी रिसेंटली में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना को शुरू किया? ये
पूरी एक इस योजना है। इसको जो जिन जिन किसानों के पास अपनी खेती नहीं है और या फिर बहुत कम खेती है, बहुत ही कम खेती जो और खेती में वो लेबर का काम करते हैं, उनको यहाँ पर एनुअली फाइनेंशियल असिस्ट प्रोवाइड कराने की यहाँ पर ये योजना है। इसमें एनुअली 10,000 रुपये उन कृषकों को दिए जाएंगे जो एग्रीकल्चर लेबरर है, जिनके पास लैंड है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साई के द्वारा इस योजना को जारी किया गया। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना। ध्यान रखिएगा, जिनके पास कोई खेती नहीं है, वो खेती में लेबर का काम करते हैं, उनको एनुअली 10,000 रुपया यहाँ पर इस स्कीम के माध्यम से फाइनेंशियल असिस्ट किया जाएगा छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट के द्वारा। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में फिडे के द्वारा एक रैंकिंग जारी हुई है, जिसमें भारत के डी गुकेश वर्ल्ड चैंपियन, ये इस बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं डी गुकेश, इन्होंने भारत में जो सभी प्लेयरों में सबसे टॉप पोजीशन प्राप्त कर ली है। मतलब सभी भारतीय प्लेयरों में ये टॉप रैंकिंग में है फिडे के। और अगर दुनिया में बात करें तो दुनिया में 4th स्थान पर है, 4थे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, डी गुकेश टॉप इंडिया के चेस प्लेयर बन चुके हैं और दुनिया में ये 4th पोजीशन पर है। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडिया की रैंक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कितनी रही? तो इंडिया की ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में 4th रैंक रही है। मतलब भारत की जो आर्मी है कितनी मजबूत है, अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग फैक्टर्स में, इस प्रकार से इस रैंकिंग को जारी किया जाता है। इसमें टोटल 60 फैक्टर्स को देखा जाता है कि मिलिट्री की कैपेबिलिटी क्या है, मिलिट्री कितनी स्ट्रेंथेंड है, उनके पास रिसोर्सेस क्या क्या है। इस प्रकार से 60 फैक्टर्स को देखा जाता है। उसमें टॉप 4th पोजीशन पर भारत की जो आर्मी आई है, भारत की जो मिलिट्री पावर है वो यहाँ पर आई है। टोटल 145 कंट्रीज की रैंकिंग यहाँ पर जारी हुई है। अगर टॉप पोजीशंस की बात करें तो टॉप पोजीशन पर यूएस है और दूसरे पर रशिया है, तीसरे पर चाइना और 4th पोजीशन पर इंडिया। 5th पोजीशन भी अगर आप जानना चाहें तो साउथ कोरिया, 6 पर यूके, 7 पर फ्रांस, फिर जापान, फिर टर्की और लास्ट 10th पोजीशन पर इटली। टॉप 10 यहाँ रैंकिंग मैंने दिखा रखी है आपको। 4th पर भारत और 1st पर यूएस को आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया 2025 का। ये डिजास्टर के समय किस प्रकार से बेहतर काम उस ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जब करते हैं तो उनको सम्मान दिया जाता है। तो अभी इंस्टीट्यूशनल या फिर एक ग्रुप के मामले में या इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में अभी इनकोइस मतलब इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इसको ये अवार्ड दिया गया। ये एक हैदराबाद की एक इंस्टीट्यूशन है और इसने क्या काम किया है, ये ना अर्ली वार्निंग, जो सुनामी की अर्ली वार्निंग सेंटर के रूप में कार्य करता है और ये 10 मिनट पहले ही बता देता है कि किस इलाके में सुनामी आने वाली है। तो इस कार्य को देखते हुए अभी सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी में इनको दिया गया है। इनकोइस की बात करें तो इनकोइस, जिसको 1999 में फॉर्म किया गया था, हैदराबाद का ये इंस्टीट्यूशन है और ये डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी बनाने में एक अहम रोल अदा करता है। ये सुनामी अर्ली वार्निंग सेंटर के रूप में भी कार्य करता है और ये 28 कंट्रीज जो इंडियन ओशन रीजन में पड़ती हैं उनको अपनी सर्विसेज देता है। यूनेस्को ने इसको टॉप सुनामी सर्विस प्रोवाइडर के रूप में यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। अगला क्वेश्चन, अभी फिक्की फ्रेम्स ने अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो फिक्की फ्रेम्स ने अभी अपना
ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड के एक्टर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। ये अब प्रमोट करते हुए नजर आएंगे इंडस्ट्री लीडर्स, क्रिएटिविटी जो काम है उनको, और साथ साथ किस जो पॉलिसी बेहतरी के लिए बन रही है उसको। और कल्चर इवेंट में आपको ये दिखने वाले हैं फिक्की के। तो फिक्की फ्रेम्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। अगला, खेलो इंडिया गेम्स 2018 में शुरू किए गए थे। भारत में जो खेल का स्तर है उसको और बेहतर करने के लिए। तो अभी रिसेंटली में खेलो इंडिया विंटर गेम्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। कहाँ पर? तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये एक प्रकार से समर और विंटर दोनों होते हैं। तो विंटर गेम्स भारत में दो ही जगह पॉसिबल भी है। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर दो जगह है जहां पर इनको ऑर्गेनाइज भारत में कराया जा सकता है। तो अभी लद्दाख में 23 जनवरी से शुरू किया गया है और 27 जनवरी तक इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। ये पहला फेज था, 5वां संस्करण का पहला फेज था। लेकिन इसका दूसरा फेज जम्मू एंड कश्मीर में 22 फरवरी से 25 फरवरी तक ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, खेलो इंडिया विंटर गेम्स एक फेज लद्दाख में, दूसरा फेज जम्मू कश्मीर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक, एक हो रहा है और दूसरा किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी किस कंट्री ने अपने यहाँ पर अभी इम्प्लीमेंट कर दिया है गे लॉ मैरिज को? तो गे मैरिज लॉ को अभी अपने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। ये ऐसा करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला कंट्री बन चुका है। साउथ ईस्ट एशिया का पहला कंट्री और एशिया का मेजर कंट्रीज में थर्ड कंट्री बन चुका है। और ये देश है थाईलैंड, जिसने सेम सेक्स मैरिज को अपने यहाँ पर अलाउ कर दिया 23 जनवरी से। और ऐसा करने वाला साउथ ईस्ट एशिया का ये पहला देश और एशिया का मेजर कंट्रीज में थर्ड देश बना है। इससे पहले एशिया में ताइवान और नेपाल ने अपने यहाँ पर सेम सेक्स मैरिज को अलाउ कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अब थाईलैंड की बात करें तो बैंकॉक यहाँ की कैपिटल है। यहाँ के मोनार्क है वाजिरा लोंगकोर्न और प्राइम मिनिस्टर पेटोंगटर्न सिनावात्रा। थाई यहाँ की लैंग्वेज और थाई बहत यहाँ की करेंसी है। नेबर कंट्रीज में म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और मलेशिया आते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी रिसेंटली में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये पैरामिलिट्री फोर्स है जिसको 1965 में फाउंड किया गया था। ये पाकिस्तान के बॉर्डर को यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में सिक्योरिटी को बेहतर करने का काम करती है। 1965 में बांग्लादेश भी नहीं बना था, तो इसीलिए ये बांग्लादेश और भारत के बॉर्डर में भी कार्य करती है। और बीएसएफ में अभी रिसेंटली में एडिशनल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है महेश कुमार अग्रवाल। ध्यान रखिएगा, महेश कुमार अग्रवाल ये होम मिनिस्ट्री के द्वारा अपॉइंट किए गए। और बीएसएफ पैरामिलिट्री फोर्स है और पैरामिलिट्री जितनी फोर्सेस हैं वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आती हैं। ठीक, बीएसएफ की बात करें तो डीजी इस समय पर इसके दिलीप सिंह चौधरी हैं, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर, और 1965 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, पहला अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड सीमलेसली इंटीग्रेट किया गया है किसके माध्यम से? तो इसे यूपीआई इनेबल्ड बनाया गया है। मतलब आईडीएफसी बैंक ने अभी यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड डिज़ाइन किया जिसको अब यूज़र्स को प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये इस प्रकार का पहला अर्न रुपे कार्ड है। अगर इसकी बात करें तो ये आप जैसे इस कार्ड को बनवा लेते हैं और आप यूपीआई पेमेंट करते चले जाएं और बाद में आप ना भरें, जितनी मैक्सिमम लिमिट है उसको ना भरें तो बैंक कैसे आपसे लेगा? तो बैंक ने अगर इस क्रेडिट कार्ड को आपको देगा तो उससे पहले वो आपकी एफडी करवा लेगा। और आपसे जब एफडी करवाएगा तो आपकी लिमिट उतनी ही होगी, आप उससे ज़्यादा यूपीआई से पेमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आप नहीं भरते हैं तो उस एफडी के अमाउंट के माध्यम से जो आईडीएफसी बैंक है वो आपसे पैसा ले लेगा। तो आईडीएफसी बैंक
एफडी फिक्स मतलब फिक्स डिपॉजिट बैक्ड क्रेडिट कार्ड को लॉन्च कर चुका है, जो कि यूपीआई इनेबल्ड क्रेडिट कार्ड है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी चीफ जस्टिस दिल्ली हाई कोर्ट के कौन बने हैं, तो किसने शपथ ली? अभी टोटल भारत की बात करें तो भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। हर राज्य के लगभग अपने हाई कोर्ट हैं, लेकिन भारत के पास 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, तो सबके पास पॉसिबल नहीं है कि अलग अलग हाई कोर्ट्स हो सके। तो कुछ हाई कोर्ट एक से ज़्यादा राज्यों के केसेस को हैंडल करता है अपनी बेंच के माध्यम से, जिस प्रकार से गुवाहाटी हाई कोर्ट करता है, जिस प्रकार से महाराष्ट्र का हाई कोर्ट करता है, जिस प्रकार से केरला हाई कोर्ट कर रहा है, जिस प्रकार से तमिलनाडु में मद्रास हाई कोर्ट करता है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता हाई कोर्ट करता है। तो उसी प्रकार से दिल्ली में एक हाई कोर्ट अवेलेबल है, और इसके इस समय पर चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली है जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने। ध्यान रखिएगा, इनका नाम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वी के सक्सेना, उनके द्वारा इनको शपथ दिलाई गई है। राज्य के गवर्नर या फिर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन। अभी बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में भी किसी ने शपथ ली। इनका नाम है जस्टिस आलोक आराधे। जस्टिस आलोक आराधे को महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन ने अभी शपथ दिलाई है। ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र का हाई कोर्ट महाराष्ट्र के केसेस के साथ साथ गोवा के केसेस को भी हैंडल करता है, और साथ साथ साइड में इनके दमन दीव और दादर नगर हवेली है, उसके केसेस को भी यही हाई कोर्ट अभी हैंडल करता है। अगला क्वेश्चन। अभी कौन सा कंट्री ये वर्ल्ड कप, चेस का वर्ल्ड कप होस्ट करेगा, जिसको फिडे के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा? तो अभी भारत के द्वारा 2025 में फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 को ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा ये अनाउंसमेंट की गई कि फिडे का जो चेस वर्ल्ड कप 2025 है उसको भारत होस्ट करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी वर्जिन कोकोनट ऑयल, इसको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन या जीआई टैग दिया गया है। किस जगह के लिए? तो निकोबार डिस्ट्रिक्ट, अंडमान निकोबार आप सुने होंगे, तो उसी में निकोबार डिस्ट्रिक्ट को वर्जिन कोकोनट ऑयल के लिए जीआई टैग दिया गया, या वर्जिन आप इसको पढ़ सकते हैं। ये अभी भारत के प्रधानमंत्री ने भी इसके ऊपर डिस्कस किया, इसीलिए ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन। डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली में किसके साथ साइन अप किया है, जो कि डेवलप करेगा एक ब्रिज लेइंग टैंक, मतलब ब्रिज में आसानी से लेकर जाने वाला टैंक और ब्रिज को कोई डैमेज भी ना हो, इस प्रकार के टैंक को कौन डेवलप करेगा? तो हैवी व्हीकल फैक्ट्री के द्वारा इसको डेवलप किया जाएगा, जो कि चेन्नई बेस्ड ये एक कंपनी है। इसने डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ एमओयू साइन किया है, जो कि एक टैंक, ब्रिज लेइंग टैंक्स को यहाँ पर इंडियन आर्मी के लिए डेवलप करेगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी सीआरपीएफ, ये भी एक प्रकार की पैरामिलिट्री फोर्सेस है। ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जिसके डीजी के रूप में ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को अपॉइंट किया गया है। ध्यान रखिएगा, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह डीजी बने हैं सीआरपीएफ में। अगला 27th इंटरनेशनल ग्लास कांग्रेस 2025, जिसको कहाँ ऑर्गेनाइज कराया गया? तो इसे कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में ऑर्गेनाइज कराया गया, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि इस समय पर यूनियन मिनिस्टर है स्टेट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जो इंडिपेंडेंट चार्ज लिए हुए हैं, इन्होंने इसको इनॉग्रेट किया है। इसमें भारत के इस कांग्रेस में टोक्यो, जो यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो हो, वहाँ के जो हेड्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया, और भी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के हेड और जो वहाँ के चांसलर्स हैं, उन्होंने यहाँ पार्टिसिपेट किया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अभी रिसेंटली में
इंसा फेलोशिप 2025 उनके कंट्रीब्यूशन वैक्सीन डेवलपमेंट के कंट्रीब्यूशन के लिए किसको दिया गया? तो इंसा फेलोशिप अभी डॉक्टर कृष्णा एला को दिया गया। ये भारत बायोटेक के फाउंडर है और ये इनके वैक्सीन डेवलपमेंट के जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा उसको देखते हुए इस सम्मान को इनको दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। भारत बायोटेक की बात करें तो भारत बायोटेक ने अभी कोरोना की वैक्सीन भी बनाई और भी बहुत सारी वैक्सीन्स इनके द्वारा लगभग 18 प्रकार की वैक्सीन्स इनके द्वारा डेवलप की गई और दुनिया में दी गई, जिसकी वजह से ये जो पर्सन है और जो कंपनी है वो चर्चाओं में रही और जो इनके फाउंडर कृष्णा एला को इंसा फेलोशिप से सम्मानित किया गया है इनके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए। अगला, इंडिया की रैंक 3rd रही है लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाने में। भारत की रैंक 3rd तो रही है और यूएस की टॉप रही है, लेकिन यहाँ पर स्टार्टअप्स के साथ साथ स्टार्टअप कितने बेहतर पोजीशन में पहुँचते हैं वो भी एक अच्छा डेटा है कि भारत के पास 100 से ज़्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज़ हैं जो स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनी हैं और इंडिया दुनिया में 3rd पोजीशन पर है जो कि स्टार्टअप्स के इकोसिस्टम को बेहतर कर पाया है। अपने स्टार्टअप, एमएसएमई और दूसरे जो भारत ने स्कीम्स चलाई हैं उनमें उनकी वजह से भारत को ये पोजीशन प्राप्त हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन, और इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन ई कॉमर्स का है। भारत में ई कॉमर्स और फिनटेक का सबसे ज़्यादा यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रहा है। अगला, स्वामित्व स्कीम। ये स्कीम भारत में जो गांव देहात में रह रहे लोग हैं उनको उनकी ज़मीन जहां पर वो रह रहे हैं उसका मालिकाना हक देने के लिए ड्रोन के माध्यम से पहले इंस्पेक्शन किया गया और उसके बाद यहाँ पर लोगों के नाम पर रजिस्टर की गई वो ज़मीनें और उसके बाद इस स्कीम के माध्यम से उनको ये प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रधानमंत्री मोदी ने 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड यहाँ पर रूरल रेजिडेंट्स को यहाँ प्रोवाइड कराए हैं इस स्कीम के माध्यम से, जिससे गांव में जो प्रॉपर्टी के विवाद हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको और बेहतर किया जा सके। लोग प्रॉपर्टी के विवाद के बजाय जो काम काज है उस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो स्वामित्व स्कीम इसी के लिए लॉन्च की गई जिससे कि उनको उनकी ज़मीन का स्वामित्व प्रोवाइड कराया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, अभी पीवी सिंधु ने पूमा इंडिया के साथ मिलकर यहाँ पर पार्टनरशिप की है जिससे कि भारत में बैडमिंटन को प्रमोट किया जा सके। तो पीवी सिंधु जो कि 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट विजेता है, ग्लोबल बैडमिंटन आइकन है, इन्होंने प्यूमा इंडिया के साथ यहाँ पर कोलैब किया जिससे कि भारत में बैडमिंटन को प्रमोट किया जा सके। एक अगला क्वेश्चन, अभी पंजाब नेशनल बैंक है भारत का 12 सरकारी बैंक है, उनमें से एक है पंजाब नेशनल बैंक। इसके एमडी और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो एमडी और सीईओ के रूप में अशोक चंद्रा नियुक्त हुए हैं। ध्यान रखिएगा, अशोक चंद्रा मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में पंजाब नेशनल बैंक के नियुक्त हुए हैं। अगला, अभी भारत रणभूमि दर्शन ऐप किसने लॉन्च की? तो ये डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च की है, राजनाथ सिंह इनका नाम है। तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप के माध्यम से ये जो बैटल फील्ड्स हैं उनके टूरिज्म को प्रमोट करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है और 77 आर्मी डे के अवसर पर जो 15 जनवरी को ऑब्जर्व होता है उस समय पर इसे लॉन्च किया गया था। ये कौन सी बैटल फील्ड्स है जिनको प्रमोट किया जा रहा है? तो 1962 में जो भारत और चाइना का युद्ध हुआ था उनकी, 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, 1999 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, गलवान क्लैश हुआ था 2020 में, उन प्लेसेस को, सियाचिन बेस कैंप को प्रमोट करते हुए इस भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया गया जिससे कि यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। ठीक, अगला क्वेश्चन, इंडियन आर्मी डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? तो 15 जनवरी को हम इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व करते हैं। ध्यान रखिएगा, 1949
1949 में भारत की जो आर्मी है वो इंडियन लीडर्स के हाथ में आई थी और तभी से हम उसके बाद हम 15 जनवरी से ही हम ऑब्जर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी डे के रूप में, ठीक। और भारत में अगर बात करें फील्ड मार्शल, पहले फील्ड मार्शल कौन थे, तो के एम करियप्पा पहले फील्ड मार्शल थे। अगला, अभी किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्टेट के रूप में ऑब्जर्व किया है, तो 21 जनवरी के रूप में स्टेट डे के रूप में मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपने राज्य डे के रूप में ऑब्जर्व किया। और इनकी बात करें तो 1971 में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट ऑफ 1971 के माध्यम से इन तीनों राज्यों को 21 जनवरी को राज्य के रूप में 1971 में बनाया गया था। और अगर बात करें मिज़ोरम की, तो मिज़ोरम को 20 फरवरी 1987 में राज्य के रूप में बनाया गया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हम सुधारने की कोशिश आगे करेंगे। धन्यवाद।